नमस्ते, आज मेरे साथ हिमांशु बयानी साहब हैं। हिमांशु बयानी साहब से मैंने आग्रह किया था कि ये जो अहमदाबाद की एक इतनी बड़ी त्रासदी हुई है, इतनी लोगों की जानें गई, एक जान भी बेशकीमती है, लेकिन अ, करीब 300 के आस-पास लोग नंबर्स अभी भी फाइनल नहीं हो पाए हैं। 241 लोग तो जैसा आ रहा है कि जहाज़ में ही जिनकी मृत्यु हुई, लेकिन उसके अलावा बाहर भी बहुत से लोगों की मृत्यु हुई। हिमांशु भाई, मैं इसलिए आपसे ज़रा ये एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ। अब तो 3-4 दिन हो गया, तो उस समय ये करना शायद ऐसा लगता असंवेदनशील है। सबके रिएक्शंस आ गए, किस तरह से राजनेता रिएक्ट कर रहे हैं। मैं कल एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से मुझे बम्बई आना, और मैं आपको बताऊँ ईमानदारी से, मेरे घर में जो मेरे बच्चे साथ थे, मेरी वाइफ थी, उन सबका एक स्वर में था कि भई एयर इंडिया से नहीं चला। और जब जहाज़ कल उड़ रहा था तो और मैं इतनी बार जहाज़, मालूम नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस था। पता, हर एक की साँस रुकी हुई थी, पहले से टिकट बुक थे। आप टिकट को कैंसल इतनी जल्दी नहीं कर सकते थे, बाकी जहाज़ महँगे हो गए थे। मैं पिन ड्रॉप साइलेंस, मैंने आज तक ऐसा सन्नाटा नहीं देखा, लग रहा था कि आप सबकी साँस रुकी हुई थी। जो जहाज़ हल्की-सी भी मैन्यूवरिंग इधर-उधर कर रहा था, शुरू के 2-3 मिनट तो जिसको कहते हैं, सब लोग 4-5-6 मिनट बाद जब एक बार ऊपर हो गया। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रा अब एक चीज़ आपसे समझनी है हिमांशु। बहुत सी थ्योरीज़ चल रही है। थ्योरी की एक्सट्रीम ये है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जहाज़ पुराना था, कुछ लोग कह रहे हैं कि, मुझे एक मेरे विदेशी दोस्त ने कहा कि नहीं, ये जो जो भी ये जहाज़ है, ये पहली बार इसका इस तरह का ड्रीम एक्सीडेंट लाइन। हुआ। हाँ, किसी का कहना ये है कि ये एटीसी की समस्या है, कोई ये कह रहा है कि पॉलिटिकल है, और यहाँ तक की बात हो रही है, लोग इसको कॉन्स्पिरेसी एंगल से भी जोड़ रहे हैं कि जो पहलगाम की जिस तरह से घटना हुई थी, कॉन्स्पिरेसी किसने की वो तो जांच ही बताएगा। उस कॉन्स्पिरेसी में चूक कहां से हुई वो जांच बताएगा। इधर से कुछ लोग इन्वॉल्व थे वो जांच बताएगा। उस तरह की भी बातें इसके लिए आ रही हैं। अब जरा मैं ठंडे दिमाग से ये समझना चाह रहा हूं आपसे कि त्रासदी हो गई, और अभी हम लोग नेताओं के रिएक्शन की बात नहीं करेंगे। इस देश का सिविल एविएशन मंत्री किस तरह से रील बना के उसमें म्यूजिक डाल के चला सकता है, उस पे तो कोई चर्चा भी, मैंने पता उसमें क्या चर्चा है? इस तरह के अगर लोग हैं, और मुझे कल एक व्यक्ति ने अच्छा वो दिया शब्द, उसने कहा ये असंवेदनशील लोग नहीं है, हिंदी का वर्ड है इनके लिए, निष्ठुर लोग। इनके लिए दे जस्ट डोंट बॉदर हर चीज में कुछ नहीं। पहले जरा इसका तकनीकी पक्ष में आपको समझो, आपके हिसाब से दोनों तरह की चीजें क्या हुआ। नमस्कार द पब्लिक इंडिया के दर्शकों को, आप सभी को। सिंह साहब, आपने जो अनुभव अपना कहा वही अनुभव मेरा था, क्योंकि जिस दिन एयर क्रैश हुआ अहमदाबाद में, उसी दिन अगले दिन सुबह मुझे दिल्ली आना था। और आपके आनंद कुटुंब ने जो एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम रखा था वहां पे, वो कार्यक्रम मैंने बतौर एंजॉय किया। पहली बार मैंने देखा कि गालिब की गजलों को किस तरीके से कथक पे लाया गया, तो मेरे लिए बहुत ही एक अनुभव था। और रात को उस दिन जब हमारी और आपकी बात हुई, तो आपने कहा मैं कैसे निकालूं, तो मेरी दूसरे दिन फ्लाइट थी। मेरी फ्लाइट रिटर्न में एयर इंडिया थी, आने के टाइम दिल्ली आने के टाइम आकाश एयर थी। लेकिन जब आकाश एयर, आपका जो अनुभव रहा वही भी मेरा रहा, और मेरी विंडो सीट थी, और मैं विंडो से देख रहा था कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, तो टेक ऑफ होने के बाद जिस तरीके से मतलब हुआ, तो कहीं ना कहीं वो एक चीज अभी बैठ गई है सभी के दिलों में कि क्या ये इंजन अगर नहीं काम करते तो क्या हो। तो बिल्कुल वीडियोस जिस तरीके से सामने आए, देखिए बहुत सारी थियरीज प्रोपेल करना शुरू हो गई है। अब इसको आप आई मीन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोशल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीडिया कहिए, उसका एडवांटेज कहिए, डिसएडवांटेज कहिए, मुझे पता नहीं, लेकिन बहुत सारी थियरीज, बहुत सारे राइटअप्स, इवन टाटा ग्रुप में से, एयर इंडिया में से निकले कुछ एम्प्लॉयज ने भी लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट किया है कि एयरक्राफ्ट की कंडीशंस बराबर नहीं थी, ये था वो था। कई लोगों ने रनवे के ऊपर ब्लेम किया है। लेकिन जब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था, जो वीडियो में हमने देखा, मतलब इसमें रनवे की कहीं बात नहीं। ऐसा नहीं है कि रनवे से वो टेक ऑफ करने गया और वो आगे से ही कहीं लुढ़क गया, उसके व्हील्स क्रैक हो गए, वहीं पे रनवे पे क्रैश हो गया, ऐसा नहीं है। तो रनवे की लेंथ का जो मामला है, हुआ क्या है, ये एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहा है अदानी। इसका नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट, और बीच में इसको अदानी एयरपोर्ट नाम दे दिया गया था। बाद में वापस वो इस तरीके से, लेकिन ये ग्रुप ये एयरपोर्ट ऑपरेट कर रहा है अदानी ग्रुप। तो सीधा
वो बोले ना कि एक तरीके से एक तरीके से शंका की एक सुई जो है वो उस तरफ जाती है कि ये कर रहे हैं तो इसमें क्यों लफड़ा हो। लेकिन रनवे का अभी तक कोई डीजीसीए से या कहीं से ऐसा मामला नहीं आया है और इंटरनेशनल फ्लाइट थी कि ये रनवे कम होने की वजह से हुआ है या जो भी है, वो तो अभी हम वेट एंड वॉच करेंगे, जाँच जैसे आएगी, एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन आएगा। 2 ब्लैक्स अभी तक की जो परिस्थिति है उसमें क्या हुआ है कि प्लेन के क्रैश साइट से जो 2 ब्लैक बॉक्सेस है, उसमें से एक ही ब्लैक बॉक्स रिकवर हुआ है, दूसरा अभी मिसिंग है। तो वो जो एक ब्लैक बॉक्स है, उसके ऊपर जो तहकीकात होने जा रही है, वो तहकीकात बहुत सारे मतलब ग्रुप्स कर रहे हैं, उसकी डिटेलिंग भी मेरे पास आई है। तो वो भी मैं एक बार आपको बता दूँ कि उसमें फॉरेन से कुछ एजेंसीज़ हैं, वो भी आ रही है। हमारा इंडिया का तो है ही है, लेकिन उसके अलावा जो ग्रुप्स आ रहे हैं तहकीकात करने के लिए, उसमें बोइंग से भी ग्रुप आ रहा है। हालाँकि जीई के इंजिन्स थे, टरबाइन इंजिन्स, तो जीई एरोस्पेस से भी लोग आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए भी ये लर्निंग लेसन है कि उनके इंजिन्स बंद कैसे हो गए। यूके एआईबी मतलब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो होता है, वो भारत का भी है, यूके से भी, वहाँ से भी आ रहा है और यूएस का एनटीएसबी जो है, उसके अधिकारी और एफएए के अधिकारी भी आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड है कि जो रिकवर्ड ब्लैक बॉक्स है, उससे कुछ बातें आएगी। सबसे बड़ी चीज़ सिंह साहब यहाँ पे कि एयरक्राफ्ट 55 सेकंड में टेक ऑफ होते ही क्रैश हो गया। मतलब एयरक्राफ्ट के पास मेडे कॉल इश्यू करने के बाद रिटर्न होने की भी संभावना है। वापस वो रिटर्न हो सके, वो थ्रस्ट भी उस इंजिन्स में अवेलेबल नहीं। तो प्योरली अगर हम पहले तरीके से देखने जाए तो एयरक्राफ्ट के अंदर की टेक्निकल फेलियर दिखती है। हालाँकि कोई कहता है कि फ्लैप्स खुले थे, फ्लैप्स बंद नहीं थे। आई मीन जो व्हील्स अंदर जाने चाहिए थे वो नहीं थे, ये सब बातें हैं। तो बिल्कुल वो कहीं न कहीं एक टेक्निकल फेलियर दिख रहा है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा सिंह साहब आई मीन कॉकपिट जो है उसके अंदर जिस तरीके से रेडियो सिग्नल्स वगैरह जो भी होते हैं, उनकी जो सिग्नलिंग वो होती है टेक्निकल उसकी, वो एक माइन्यूट इंजीनियरिंग के तार के तहत जुड़ी हुई हो। अब इसमें हम सबको भी समझना पड़ेगा। मैंने देखा जब मैं फ्लाई कर रहा था दिल्ली और जब मैं दिल्ली से वापस अहमदाबाद फ्लाई कर रहा था, अहमदाबाद से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद, हमारी एक जो सिविल डिसिप्लिन होनी चाहिए ना, जहाँ कहा जाता है कि आप अपने सेल फ़ोन स्विच्ड ऑफ रखिए। अब मैं देख रहा था कि लोग फ़ोटो ले रहे हैं, कोई ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई अंदर से किसी को कॉल करके दिखा रहा है कि देखिए मैं ऐसा हूँ। आते समय तो मैंने देखा कि एजेड कपल था, वो अपना एयर एयर इंडिया के प्लेन पीछे रख के वो मतलब वो फ़ोटो खींच रहा है। आई थिंक दीज़ पैरामीटर्स नीड्स टू बी फॉलोड। ये कम्युनिकेशन के बहुत ही सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं, जहाँ पे अगर ये इंटरवीन होते हैं ये सिग्नल्स तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक सिविल डिसिप्लिन लानी पड़ेगी आपको, कि आप मतलब अगर आपको बोला जा रहा है कि आप अपने सेल फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए या जो भी है, वो करना पड़ेगा। वो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए पेट्रोल पंप पे भी यही चीज़ होती है। पेट्रोल पंप पे सेल फ़ोन आपको बोला जा रहा है कि बंद कीजिए, नहीं करते, बाद में आगजनी के केसेज़ होते हैं और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ बतौर बिज़नेस जर्नलिस्ट, क्योंकि एक ज़माने में जो एलएनजी, एलपीजी टैंकर्स जो आते हैं, उसको कवर करने के लिए हम लोग गए थे और वहाँ पे एक अधिकारी ने हमको सूचना दी थी कि आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ हैं, वो या आप शिप पे चढ़ने से पहले कहीं साइड में रख दीजिए, सेफ्टी पॉइंट पे, आपका सब केयर होगा और या फिर आप मतलब उसको चलाइए। और यहाँ तक कि कैमरा भी अलाउड नहीं था। कैमरा आप बाहर से शूट कर सकते हैं, लेकिन शिप के ऊपर कैमरा अलाउड इसलिए नहीं था, बोले कि जब वो आप ऑन या ऑफ करते हो तो उसमें एक माइन्यूट स्पार्क होता है और वो पूरी की पूरी एलएनजी या एलपीजी से भरी जो जहाज है, उसको आग लगा सकता है। तो ये सेफ्टी पैरामीटर्स के ज़रिए भी मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जिस तरीके से थियरीज़ आ रही है, जिस तरीके से एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आ रहे हैं, पहली नज़र से मुझे बिल्कुल एक टेक्निकल फेलियर लग रहा है। कोई अगर ये बोल रहा है कि टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे ये इंजिन्स को थ्रस्ट नहीं मिला या ये नहीं मिला, तो मुझे लगता है बोइंग को अपनी पूरी ड्रीमलाइनर्स की फ़ीड, खास करके मिडल ईस्ट से जो उड़ रही है दुबई वगैरह से, वो ग्राउंड कर देनी चाहिए। क्योंकि दुबई में तो यहाँ से भी ज़्यादा टेम्परेचर, तो टेम्परेचर वाली थियरी भी मुझे कहीं न कहीं इतनी मतलब कन्विंस मैं नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि दुबई में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पे काम करने वाले जो मज़दूर होते हैं, उनके लिए एक सायरन बजता है, उनको एयर कंडीशन एरिया में शिफ्ट किया जाता है।
तो वहां का टेम्परेचर आप देखेंगे तो क्या ड्रीम लाइनर्स वहां के लिए अलग बनते हैं, यहाँ के लिए अलग बनते हैं। दूसरा जो पॉइंट आ रहा है कि इस एयरक्राफ्ट को, जैसे हमारे व्हीकल्स आरटीओ चेक करता है, जो भी करता है, इसकी एक लाइफ होती है, क्या एयरक्राफ्ट को उस तरीके से गवर्नमेंट के किसी एजेंसी ने चेक किए बिना ही जाने दिया था? दिल्ली से एयरक्राफ्ट आई थी, पूरी की पूरी रिफ्यूल हुई और जा रही थी लंदन की तरफ, तो क्या इसके इंजन, इसका जो भी सिस्टम है वो चेक किया गया था? नहीं किया गया। क्योंकि इसमें छोटा अगर नट बॉल भी कहीं पे लूज हो रहा है तो ये एविएशन की पूरी सिस्टम, जो एवियोनिक्स की पूरी सिस्टम है, उसमें बहुत खतरनाक तरीके से उसका असर हो सकता है। तो ग्राउंड मेंटेनेंस या फिर ये जो जिसको बोलते हैं मेंटेनेंस ग्राउंड पे जो होना चाहिए, एमजीआर जिसको बोलते हैं, एंड रिपेयर्स, उस तरीके से उस एयरक्राफ्ट को एकदम नॉक टू नॉक चेक किया गया था, क्योंकि बहुत ही लंबी उड़ान भरने वाला था। और अगर चेक किया गया था तो किसने सर्टिफाई किया? तो आई थिंक ये सब मामले और मुद्दे हैं। लिंक्डइन पे किसी टाटा के एक्स एम्प्लॉय ने ये पोस्ट लिखी है, वो भी उसमें केबिन क्रू के तौर पे काम कर चुकी या कर चुका है। उन्होंने कहा है कि ये एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम थी। बोलते थे मैं सद्भाग्य हूँ कि मैं इस एयरक्राफ्ट में नहीं थी, एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम थी। इससे थोड़े दिनों पहले, थोड़े महीनों पहले एक बार इस एयरक्राफ्ट को अहमदाबाद में ही ग्राउंड करना पड़ा, नहीं जाने दिया गया। तो बिल्कुल ये जो एयरक्राफ्ट है A171 AI-171, उसमें प्रॉब्लम और दिक्कतें थी, ऐसा नहीं था कि नहीं थी। यहाँ के एक अखबार गुजरात समाचार ने भी एक आर्टिकल किया है, जब इसको ग्राउंड किया गया था 30 तारीख के आसपास, तो तब भी ये बात आई थी। तो क्या इसमें एक रिस्क लेने की बात थी कि ठीक है ऐसा कुछ होता नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है एविएशन की दुनिया में आपको, जैसे मैंने कहा कि स्क्रू का एक पेच अगर ढीला है तो वो भी आपको एकदम टाइट करना पड़ेगा, उसको आप माइनरली नहीं ले सकते। तो आई थिंक कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द वर्ड, मुझे मेरे बड़े वरिष्ठ दोस्त हैं सुनील रघु, बिज़नेस के पत्रकार हैं। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि टाटा के एक अधिकारी से उनका मिलना हुआ था बड़े, और उन्होंने बोला कि टाटा ग्रुप में द वर्ड ट्रस्ट हैज़ बीन रिप्लेस्ड विथ कंप्लायंस। बट मुझे ऐसा लगता है कि येट द टाटा ग्रुप कंटिन्यूज विथ ट्रस्ट, कंप्लायंस नहीं है, इट हैज़ नॉट बीन रिप्लेस्ड विथ कंप्लायंस। क्योंकि इसमें तो ये हुआ है, हम थोड़े दिनों पहले टाटा केमिकल्स की जो साइट है यहाँ मीठापुर, वहाँ पे गए थे। 23 गाँव में पूरा का पूरा टाटा केमिकल्स का जो पॉल्यूशन का जो केमिकल वेस्ट है, जिस तरीके से गाँव के पीने के जलाशयों से लेके सब चीज़ों को खत्म कर दिया गया है वहाँ पे। ये हो रहा है 1990 से, मतलब कंप्लायंट नहीं है। कहीं न कहीं टाटा ग्रुप भी हमको दिख रहा है, ये 2 घटनाओं को देखते हुए मैं समझ रहा हूँ कि कंप्लायंट नहीं। तो वो कंप्लायंस अब ऊपर से लेके नीचे तक, चाहे वो कंपनी के लेवल पे हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट सप्लायर के लेवल पे हो, बोइंग के लेवल पे हो, चाहे वो गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ इस एयरक्राफ्ट को जो पास करती है, डीजीसीए वगैरह जो भी इसमें ज़िम्मेदार है, सब पे लेवल पे हो, तो कंप्लायंस कहीं न कहीं सर मिसिंग दिख रहा है, इस लेवल के बिज़नेस हाउसेज़ में, इस लेवल के बिज़नेस ऑपरेशंस में। मैंने परसों हेलमेट नहीं पहनी थी। एक जगह से मैं निकला, मुझे थोड़ा यहाँ अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, तो मैंने हेलमेट नहीं पहनी थी। तो मुझे मेमो आ गया है ₹500 का। तो मुझे कंप्लायंट रहना है हेलमेट पहनने के लिए। लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा एक एयरक्राफ्ट चला जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो यहाँ पे मुझे लगता है कंप्लायंस इज़ द बिग इश्यू। कंप्लायंस टॉप लेवल से लेके बॉटम लेवल तक, और गवर्नमेंट एजेंसीज़ जो इस एयरक्राफ्ट को सर्टिफ़ाई करती है चलने के लिए, जैसे आरटीओ करता है, तो उस लेवल पे कंप्लायंस का मुझे लगता है बहुत ही बड़ा अभाव है, या फिर इसमें करप्शन घुस चुका है। 2 ही चीज़ें। हिमांशु भाई, मैं 2 इसलिए, क्योंकि कंप्लायंस की बात पे मैं एक चीज़ बता दूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये 2 एजेंसीज़, हमारा सारा पत्रकार बिरादरी, और कम से कम हिंदी बेल्ट में कह सकता हूँ, और पुलिस बिरादरी और वकील बिरादरी, इन 3 लोगों को लगता है कि हेलमेट लगाने से मेरी हैसियत कम हो। हमारे उत्तर प्रदेश में हेलमेट कोई पत्रकार नहीं लगाएगा। इट्स अ उसको लगता है कि अगर मैंने हेलमेट लगा लिया तो मैं किसी काम का लायक पत्रकार नहीं। अगर मैं वन वे में उल्टी साइड से नहीं आऊंगा तो मैं किसी काम का नहीं। और ये पुलिस वालों के ऊपर भी लागू होता है। ऑल दी पुलिस वालास, यू गो एनीवेयर, वो उल्टी साइड से आएंगे। आपकी ऐसे, और फिर बोलेंगे बाद में, झूठ बोलेंगे कि इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में भी आप रॉन्ग साइड से नहीं आ सकते। नहीं आ सकते, एम्बुलेंस, बिल्कुल। ओनली एम्बुलेंस कैन कम फ्रॉम द रॉन्ग साइड। अगर ये डिसिप्लिन नहीं आएगा तो ये हादसे होते रहेंगे। मैं एक दूसरी चीज हिमांशु भाई कह रहा हूँ, बहुत से लोग पायलट के ऊपर काफी कुछ ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन जो जो फर्स्ट इंप्रेशन आया, बहुत से लोगों ने इसमें कहा है कि उसने मेडे मेडे बोला,
नंबर एक, उसको जो भी 10-20 सेकंड का टाइम मिला मैन्यूवरिंग का, उसने जहाज को मोड़ा, अगर वो उस जगह ले जाके क्रैश नहीं कराता तो शायद ज्यादा घनी बस्ती में वो क्रैश होने जा रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल, वहां पे। बिल्कुल। तो वो पायलट ने तो अपना काम किया, और पायलट के ऊपर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई लोग कुछ कहें, 8,000 आवर से ज्यादा का चलाया हुआ पायलट था, और खुद अगर मर, देखिए आज यहाँ होता है कि छोटी कई जगह हमने देखा कि बस के ड्राइवर कूद जाते हैं, ट्रक के ड्राइवर कूद जाते हैं, जो, लेकिन पायलट वाज इन हिज प्लेस, उसने लास्ट मिनट तक जो मिनिमम हो सकता था उसके लिए किया। तो लेट अस, एक पार्ट वो है, दूसरा पार्ट ये है हिमांशु भाई, उस पे भी एक कहीं ना कहीं एक शक की वो आ रहा है उस पे, हालांकि अब आ गया है कोई बच्चा, जिस तरह से फोटो ली जा रही थी, उस पे कुछ लोगों का कहना है कि जैसे उस जो भी फोटो ले रहा था उसको पता था ये होने वाला है, क्योंकि एक विंडो से, नहीं नहीं मैं बता रहा हूं, इस पे भी थ्योरीज आई है, क्योंकि एक विंडो से पूरा उसका वो लेना और वहां तक लाना, अदरवाइज ये एटीसी की फोटोज नहीं है। एटीसी कुछ फोटो शायद लेता है, उसका एक ड्रिल है, उड़ते समय वो करते समय कुछ एक उनकी एक आध हुआ, बट दिस इज अ समवन वाज शूट, इट लुक लाइक समवन इज शूटिंग विद प्रायर इंफॉर्मेशन। मैं दोनों चीजों पे, पायलट और ये जो फोटो खींची गई, उस दोनों पे एक आपकी टिप्पणी छोटी छोटी। आपकी बहुत ही सही बात है कि एक तो ये हेलमेट का जो मैं बता दूं, मैं हमेशा पहनता हूँ, लेकिन गर्मी होने की वजह से मैंने वो रख दिया था आगे कि नजदीक ही जाना है तो नहीं पहनना, लेकिन वो मैं आ गया। तो आई फॉलो दैट कंप्लायंटली कंप्लीटली, बट पॉइंट इज ये हुआ है, ठीक है। ये जो फोटो खींचने की बात है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दा है। ये जो लड़का आया था अपने गांव से 2 घंटे पहले आया, उसके पिताजी यहाँ पे रिटायर्ड आर्मी के जवान है, वो यहाँ पे किसी बैंक में सिक्योरिटी ऑफिसर की उस पे काम कर रहे हैं। उनकी जो जैसे वहां पे आपके वहां बरसाती होती है, दिल्ली में बरसाती किराए पे देते, तो यहाँ पे ऐसी बरसाती उस बस्ती में किराए पे उन्होंने ली थी, और उनके बेटी और उनका बेटा गांव से आए थे। छुट्टियों के दिन है तो गांव से आए थे। तो जैसे उसने एयरक्राफ्ट देखा, उसने अपने फोन से शूट किया। लगा कि गांव में जाके सबको दिखाऊंगा कि देखो ये ऐसा एक जगह पे मेरे पिताजी रहते हैं, हम रहते हैं। तो उसने वो शूट करना शुरू कर दिया। बात यहाँ तक आई कि पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया वगैरह, लेकिन किसी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इसके ऊपर भी सफाई दी है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पुलिस ने कस्टडी में नहीं लिया, हालांकि पुलिस वो वीडियो फुटेज वगैरह जो भी चेक करना है उसके लिए उसको पूछा गया। तो 2 घंटे पहले आना किसी गांव से, और किसी लड़के में मतलब ये उत्सुकता रहना कि फोटो खींचना, वीडियो से अपना वो करना, तो मुझे लगता है वो एक कोइंसिडेंट है। उसमें कोई मुझे कॉन्स्पिरेसी थियरी इस बच्चे में नहीं दिख रही, मैं ऑनेस्टली आपको, क्योंकि होता है ना, छोटे बच्चे जब गांव से शहर की तरफ आते हैं तो उनको वो रहता है कि कुछ शहर की चीजें जाके गांव में वापस लोगों से बात करेंगे, दिखाएंगे, तो वो एक एक नेचुरल उसका एलिमेंट। पायलट सर क्या कर सकता है, आप सोचने की कोशिश कीजिए, हम और आप अगर पायलट की जगह पे, तो हम क्या कर पाए उस 55 सेकंड में। वो जो पायलट को करना था वो उसने किया। अब टेक्निकली ही जब सब फेल हो चुका है, मैं आपको बोलूं कि मैं 60 की रफ मेरे साथ ये हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मैं एक एविड बाइकर हूँ। अब मैं बाइक लेके, कोरोना के दिनों में तो इतनी ट्रैफिक थी नहीं, तो मैं द्वारका से राजकोट आ रहा था, 250 किलोमीटर का रास्ता। और रास्ते में एक जगह पे, राजकोट पहुंचने के बाद एक जगह पे पेवर लेइंग ब्लॉक्स का कुछ वहां चल रहा था काम, और वो लोग ऐसे ही रख के चले गए थे। अब वहां पे सैंड थी, तो मैं अपनी जो रफ्तार थी वो कम थी, शहर के अंदर था इसलिए, लेकिन वो सैंड के डंप में मेरी बाइक स्किड हुई और मैं गिर गया, और मुझे यहाँ पे चोट आई, रिब बोन वगैरह पे। हालांकि फ्रैक्चर नहीं हुआ था, लेकिन पूरा दर्द हुआ, मैं छिल गया, बाइक पूरी स्किड हुई वहां। तो अब मैं किसको जिम्मा, और उस 1 सेकंड के अंदर मैं ले लेके क्या डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फेलियर ही है। ड्राइविंग का जो मेरा है, मेरी पेस जो थी वो नॉर्मल थी, लेकिन मैं स्किड हो गया, तो अब उसमें मैं डिसीजन क्या लूंगा, मतलब फेलियर था। वैसे ही यहाँ पे अगर कोई बटन दबाता है, इंजन चालू नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं होता, एक बार, 2 बार, 3 बार दबाएगा, उससे ज्यादा वो कर क्या पाएगा। वो चालू प्लेन पे बाहर निकल के वो पंखा जैसे घुमाते हम ट्रेन के उसमें पेन लगा के, ऐसा तो कर नहीं पाए। उसमें देर इज नो स्कोप फॉर दैट। सो द पॉइंट इज, वही बात है कि एवियोनिक्स और एविएशन का जो सिस्टम है वो पूरा एरर प्रूफ इसलिए होना चाहिए। सिक्स सिग्मा पे ये लोग काम करते हैं, वो एरर प्रूफ इसलिए होना जरूरी है कि वो जगह नहीं रहती जब कहीं पे एक पैच या एक वायर का वो, मतलब, इसीलिए अगेन बात आती है मेंटेनेंस की, कि आपको प्लेन चालू करने से पहले एक बार देख लेना पड़ेगा कि ये चल रहा है नहीं चल रहा है। एयरफोर्स के जो विमान है, उसके क्रैश जिस तरीके से हुए हैं, उसको फ्लाइंग कॉफिन्स कहा जाता था। क्या था? इंडियन एयरफोर्स तो मतलब चलने से पहले पूरा का पूरा चेक करता है
लेकिन वहां पे भी हमने देखा है कि ये सब चीजें हुई है। या तो इंजन ज्यादा चला है तो वो गर्मी पकड़ लेता है, स्पार्क हो जाता है, तो ये सब चीजें है। अगर उसको एक पेस से ज्यादा चलाओ तो भी वो स्पार्क पकड़ के वो फायर कर देगा, बर्ड आ जाता है तो भी ये होता है। तो इसमें जगह मैं मानता हूँ ये जो 10, 15, 12 सेकंड जो भी है उसमें कर करके पायलट करेगा। उसने सब ट्राई कर लिया होगा वापस ले जाने के लिए। उसने वो फ्लैप शायद इसलिए खुले हुए कि अगर वापस ले जाना पड़ा तो फ्लैप्स खुले रखने पड़ेंगे और बिना थ्रस्ट के उसके एयरक्राफ्ट को लैंड करवाना पड़ेगा। तो उसने सब वो ऑप्शंस ट्राई किए, मुझे ऐसा लगता है। उसमें मुझे जैसे आपको नहीं लग रही है पायलट की गलती, मुझे भी नहीं। उसी नहीं, एयरक्राफ्ट में शायद हम लोग बैठे होंगे तो क्या क्या कर सकते हैं? हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो नहीं, हेल्पलेस नहीं, सिचुएशन, हिमांशु मेरा भाई, क्लियरली मानना है वो हेल्पलेस सिचुएशन। नहीं, आई गिव दैट क्रेडिट कि ही चेंज द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन जिससे वो मिनिमम वो हो डैमेज हो, दैट दैट हाँ, ही वही मैनेवर वही। 10-15 सेकेंड्स, क्योंकि वो मेन क्योंकि बस्ती अगर की वो जगह अगर वो अगर वो उस बस्ती पे गिरता तो बस्ती में तो मैं मानता हूँ सर कम से कम 500,000 लोग मर जाते या इंजर्ड हो जाते। करेक्ट, करेक्ट। अब मैं जरा एक चीज आ जा रहा हूं कि देखिए, ये कुछ कहे चाहे ना कहे, भारत सरकार का सिविल एविएशन मंत्रालय का मतलब डीजीसीए, इट एंड्स देयर, क्योंकि जहाज आपके बिल्कुल। पास कोई है नहीं। आपने जितने एयरपोर्ट है वो आप बेच के अडानी जी को करके आप अपना चैन की नींद सो रहे हैं। डीजीसीए सिर्फ आपके पास। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये तकनीकी चूक होती है तो फर्स्ट प्रथम दृष्टया डीजीसीए, इसमें कहीं कोई इफ बिल्कुल, एंड बट, बिल्कुल। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं। और डीजीसीए का जो सबसे प्रमुख है वो पटेल, अरे वो नायडू साहब है, जो उड्डयन मंत्री है। नायडू साहब का कंडक्ट, मेकिंग रील at with music in that, with sad music in that, ये डिप्लोरेबल नहीं है। इनको तत्काल उससे बर्खास्त करना चाहिए। ही शुड नॉट रिजाइन, ही शुड बी टर्मिनेटेड। हमारे तो जो अमित शाह है, अगर वो ये बोलते हैं कि लोग तो मरते ही हैं, ये बेहुदा स्टेटमेंट। अगर आपके कैबिनेट के किसी एक विभाग के उससे मरते हैं तो लोग मरते ही नहीं है, ये स्टेटमेंट आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको इस पे नहीं पड़ी है। हमारे प्रधानमंत्री जिस तरह से कल वो फोटो, मेरा एक चीज और हिमांशु भाई, और इसमें मैं आपकी चाहूंगा, वी कैन कीप, कांट वी हैव अ सम सॉर्ट ऑफ अ, वो कि भाई ये जो एक्सीडेंट साइट है उस पे जो भी वीआईपी जाए वो फोटो शेयर नहीं कर सकता अगले 7 घंटे, 7 दिन, 7, ये जो एक अंदर से हो गया ना, जैसे बच्चों को आजकल है ना कि वो बिना बच्चे घर के, हमारे और आपके घर के बच्चे जो हैं, जो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन, वो जब तक कार्टून ना दिखाइए तो वो दूध नहीं पिएंगे, खाना नहीं खाएंगे। हाँ, उसी तरह हाँ। से नेता जब तक रील नहीं बनाएंगे, इनका पानी नहीं पचता है भाई। इवन खाना तो छोड़ दिए। एक एक्सेप्शन कर सकते हैं, मोदी जी को इससे बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मोदी जी तो जाएंगे ही। अगर मोदी जी को आप फोटो नहीं करेंगे तो मोदी जी नहीं जाएंगे, ये पक्का है। तो यू कैन एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को एक्सेप्शन कर देंगे, वो अपनी फोटो वोटो सब कर सकते हैं, ड्रेस चेंज कर सकते हैं, फोटो कर सकते हैं, 20 कैमरे ले जा सकते हैं। लेकिन अदर देन मोदी जी, उधर अश्विनी वैष्णव है, वो एक्सीडेंट साइट पे जा रहे हैं तो रील बनाते हुए चल रहे हैं। नायडू जी इधर रील बना रहे हैं, अमित शाह उधर रील। ये क्या हो रहा है? तो मैं इस पे भी एक चाहूंगा कि जो जो not only carelessness, the careless attitude, and the buck stops at DGCA। मैं इस पे एक आपकी टिप्पणी चाहूंगा। नहीं देखिए, बहुत क्लियर मुद्दा है। 2 चीज़ आपको 2-4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये प्राइवेट कंपनी अदानी वगैरह जो मेंटेनेंस रिपेयर्स के इसमें आई है, एरोप्लेन के मेंटेनेंस रिपेयर्स के धंधे में, तो ये क्या करेंगे? क्योंकि इनके एयरपोर्ट से अगर मेंटेनेंस रिपेयर्स बराबर नहीं हो पा रहा है, जो एयरपोर्ट ये चला रहे हैं और ये अगर हो रहा है हादसा, तो क्लियरली ये इंडिकेशन है कि मेंटेनेंस जो उसको कुछ ओएमआर ऐसा कुछ बोलते हैं, ऑपरेशन मेंटेनेंस रिपेयर्स, और बहुत सारे पिछले वाइब्रेंट गुजरात में ये एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ऑपरेशंस, एमआरओ वाले बहुत सारी कंपनियों ने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिए थे कि गुजरात में हम ये करेंगे। लीजिंग का ऑपरेशन यहाँ गिफ्ट सिटी से शुरू हो गया है, लीज अच्छा सस्ता पड़ता है यहाँ से, और मेंटेनेंस और रिपेयर्स की भी बात आ रही है। तो क्या ये जो जी वाले, बोइंग वाले, इनके साथ क्या कोई ऐसी मतलब बातें होगी, हैंडशेक ऐसा होगा कि आप एमआरओ हब यहाँ पे बनाइए एशिया का, ये सब बनेगा या क्या होगा? पता नहीं मुझे। लेकिन डीजीसीए, इज इट अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नाउ इन दिस सिचुएशन एंड सिनेरियो कि ये कर पाएगा, ये करवा पाएगा? भले आप ना कर पाया, प्राइवेटली कहीं आउटसोर्स कीजिए।
तो सबसे बड़ा मुद्दा यही हो जाता है कि हर एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने से पहले, अब दूसरा ये भी होता है ना साहब, हमको ये भी समझना पड़ेगा, एविएशन इंडस्ट्री जो है, उसमें जिस तरीके से इंटरनेशनल फ्लाइट्स के स्लॉट्स वगैरह लेने पड़ते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट्स को वहाँ पे पार्क करने के लिए या वहाँ पे ले जाने के लिए, वो भी एक बड़ा बिज़नेस है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि कल को ये ड्रीमलाइनर होता है सर्टिफ़ाई कि ये नहीं था बराबर उड़ाने के लिए, तो दूसरा ड्रीमलाइनर नज़दीक की जगह से कब पहुँचेगा? बॉम्बे इज़ द नियरेस्ट प्लेस। तो आपको शायद 1 घंटा डिले होगा। 1 घंटा यहाँ पे डिले मतलब इंटरनेशनल ऑपरेशंस आपके पूरे डिसरप्ट हो जाएँगे और जैसे शिपिंग में डैमरेज लगता है, वैसे वहाँ पे आपका क्योंकि आपका स्लॉट जो है वो टाइम वो है और अगर उसमें वो आप नहीं पहुँचते, आपका प्लेन इवैक्यूएट नहीं होता है, आप भरते नहीं हैं लोगों को, तो वो भी होता है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देखिए हुआ क्या है, यहाँ पे अनाउंसमेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं। 15 लाख आएँगे आपकी जेब में वैसे अनाउंसमेंट्स। लेकिन उसका एक ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस जो होता है ना, वो नहीं होता। अब आपने एविएशन इंडस्ट्री को रोबस्ट बना दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन आपने क्या ये जो अभी अभी आपको ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा कि हर एक एयरक्राफ्ट, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, चाहे वो इंटरनेशनल में हो, अभी आपके स्लॉट्स के टाइम आपको उस तरीके से ले जाने पड़ेंगे। खाली इवैक्यूएशन एंड फिलिंग नहीं है। आपको वहाँ पे 1 घंटा एटलीस्ट मुझे लगता है कि वो मेंटेनेंस चेकअप के लिए भी देना पड़ेगा। तो आपको 2 घंटे के स्लॉट्स करने पड़ेंगे। तो ये भी एक बिज़नेस मॉडल है, जिसमें अदानी ऑलरेडी है। तो क्या ये इस तरीके से जा रहा है कि मेंटेनेंस का स्लॉट भी आप खरीदें, खाली आप इवैक्यूएशन और फिलिंग का स्लॉट ना खरीदें। लेकिन क्या उसमें मेंटेनेंस हो पाएगा? उसमें वो जो जो आएगी बात वो हो पाएगा? ये सब अल्टीमेटली इट बॉइल्स डाउन समवेयर टू मनी एंड जो रील-वील बनाने की बात है सर अब उसमें तो क्या हम बोले? आई मीन स्वर्गीय विजय रूपाणी जी जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, वो स्वर्गीय हो गए। आप देखिए गुजरात के बहुत सारे पत्रकारों की टाइमलाइन, या तो उसके ऊपर रील है, फोटोग्राफी है, मेरा एक भी फोटो आज तक किसी मंत्री के साथ। तो मुझे लगता है ये जो आपका जो क्या बोले मैच्योरिटी है वो आपके अंदर से आना चाहिए। हमसे कोई मिल रहा है तो हमारी प्रोफेशनल जो मेरिट है उसकी वजह से मिल रहा है, हमको एज़ अ पर्सन नहीं मिल रहा है। लेकिन ये आजकल क्या हो गया है, सबको अपनी लाइफ में अपनी एक फ़िल्म में अपनी लाइफ में वो एक फ़िल्म चल रही होती है, उसमें सबको अपने आप को हीरो मान के चलना है, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई कॉमनर हो, कोई भी हो। तो सब जी। अपनी लाइफ के हीरो बन के चलना चाहते हैं, तो ये हो गया है अब ये पैशन, अब इसको ये एक बीमारी है, इसको निकालना मुश्किल है, इसको ट्रीट करना मुश्किल है सर, जी। इसको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है। बयानी साहब, मेरा जो मैं समझ पाया हूँ, और मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट, पर 2 चीज़ें मुझे समझ में आती हैं जो बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं कल के जहाज़ की बात बताऊँ। कल के जहाज़ में जब हम गए तो बहुत स्टीम, अंदर बहुत स्टीम लग रहा था कि वो कोई इवेंट हो रहा है जिसमें इधर-इधर से स्टीम मतलब कोई इवेंट जैसा हो रहा है। नहीं, नहीं, अब हाँ, आपने या उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये होता है, बाहर ह्यूमिडिटी है। नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। पहली बार इतना हो रहा है, और सही दिल्ली बात। एयरपोर्ट पे भी हुआ, बम्बई में जब उतर गए तो उसके बाद भी हुआ। मैंने ऊपर ओवरहेड पे सामान रखा था, वहाँ पे पानी आ गया। खूब ठीक से मॉइस्चर आ गया था, मेरा जो अ अ, ब ब ब पिट्ठू जिसको बोलते हैं, उसपे पानी, पूरा पानी था। जब मैंने उनके हुँ, उनके हुँ। स्टाफ से कहा तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, वो नहीं, किसी की हमने नहीं, कोई बॉटल नहीं है, आप देख लीजिए। और मैंने वहाँ पे फिर कहा, नीचे जाके मैंने रिपोर्ट किया। मुझे एक चीज़ लगती है कि कहीं न कहीं वी एज़ एन इंडिविजुअल, जहाज़ में ये एक बार नहीं, आप भी ट्रैवल किए, कई बार होता है कि सीट नहीं काम कर रही है बराबर, या वो पीछे वो पुशबैक नहीं हो रहा है, या उसका वो खटका हो गया है, या उसका, तो वो कहते हैं, अच्छा, अच्छा, वो आके कर दिया, मुझे हाँ, ठीक है, चलिए, और ये चलता रहता है। मुझे लगता है कि जब सिक्स सिग्मा है, तो अब ये आपको ट्रेड ऑफ करने का कि आपकी अगर पुशबैक काम नहीं कर रहा है, तो जनरल ये माना जाता है इससे जहाज़ उड़ने में क्या है? नहीं, इससे उस मानसिकता में है, क्योंकि अगर बिल्कुल, आप ट्रेड ऑफ करेंगे, अगर गाड़ी का ब्रेक कितना लग रहा है, हम सब लोग कार चलाते हैं। नहीं, ब्रेक पूरा नहीं लग रहा, नहीं, नहीं, रुक जाता है थोड़ा-थोड़ा करके, भाई ये ले, जहाज़ में ज़ीरो, आप ये नहीं कर सकते। अगर उसका एक पुर्जा भी, उसका एक सीट भी, अगर उसका कुछ भी खराबी है, जो हो सकता है टेक्निकली जहाज़ के इंजन से मतलब ना हो, वो नहीं टेक ऑफ कर सकता है, जब तक आप इस ज़ीरो मेंटेनेंस में नहीं आएँगे, ये एक्सीडेंट आप नहीं रोक सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी आपका खर्चा हो, जो भी बिज़नेस मॉडल हो, अगर आज ये हुआ है तो कम से कम भारत की धरती पे डीजीसीए को पहला काम ये करना चाहिए, जितने ये हैं ड्रीमलाइनर, उसको ग्राउंड करिए। जब तक जाँच के बाद ये क्लीयरेंस नहीं मिलता है, आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, नहीं और कर सकते। जी, मुझे ये, आप उसको क्लियर नहीं करेंगे, और
जांच जब हो जाएगी तब हम क्लियरेंस देंगे। वो जांच ठीक है, 6 दूसरा महीने हो गए, 6 महीना हो गए, 6 महीना हो गए, क्योंकि हाँ, किसी की जान की कीमत नहीं है। नहीं, 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 हम आज तक किसी जांच का कोई बाहर आता नहीं। इट विल नेवर कम, इट विल नेवर कम। नेवर इतने पैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इतने सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वॉल्व होते हैं। द ओनली थिंग इज वी विल ग्राउंड एट एवरीथिंग। अगर एयर इंडिया ने ये किया है और टाटास की रेपुटेशन है, टाटा बंद हो जाए। आज सारे हम आपके जहाज ग्राउंड कर रहे हैं। एक एडवाइजरी जारी हुई है, आपने भी देखा होगा, सरकार के डीजीसीए की तरफ से, फॉर ओनली एयर इंडिया, कि आप ये एक्स्ट्रा ट्रू, चेक करेंगे। एक्स्ट्रा चेक की नहीं, हम सब ग्राउंड करेंगे। डीजीसीए काम सबको करो, सही क्लियरेंस बात। देगा और तब ये उड़ेगा। नॉट नॉट डीजीसीए नॉट ओनली दैट, जी, नॉट ओनली दैट, मैं तो यहाँ तक आगे जाके बोलता हूँ कि ड्रीमलाइनर अगर दुबई में चलता है और यहाँ मान लीजिए कि ये बात आ रही है कि टेम्परेचर की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, तो बोइंग इज एट द फॉल्ट। बोइंग ने ऐसे जहाज क्यों बनाए? क्योंकि आप दवाई जब लेते हैं 250 mg की, चाहे वो अफ्रीका में कोई बंदा लेगा, इंडिया में लेगा, मलेशिया में लेगा, चाइना में लेगा, ऑस्ट्रेलिया में लेगा, तुंद्राज में लेगा, कहीं पे भी लेगा, उसको अगर मान लीजिए कि माइग्रेन की हिस्ट्री है, डायबिटीज की हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो वो दवाई सब जगह पे काम करती है, क्योंकि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स होती है उस दवाई पे। हिमांशु वैसे भाई, मैं आपका आपको एयरलाइन, जी, वैसे आपने बनाई हुई एयरलाइन, आपने बनाई हुई एयरक्राफ्ट, वो सब जगह पे उड़ के उसके सब टेक्निकल स्टैंडर्ड्स मैच करके आपको देनी है, आप ऐसे ही नहीं दे सकते। तो नहीं, मुझे नहीं, ये भी हिमांशु भाई, लगता है कहीं न कहीं, तो मुझे कहीं न कहीं ये भी लगता है कि बोइंग भी लॉबिंग करेगा अपना बचाने के लिए, क्योंकि बोइंग के सीईओ, उन्होंने 1 साल पहले सेफ्टी और टेक्निकल रीज़न्स की वजह से रिज़ाइन किया था नहीं, नहीं, 2024 में। हिमांशु भाई, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। हाँ, आप जो भी बता रहे हैं, आपकी जो भी कंप्लायंस एजेंसी है जो ऑडिट करती है, हमारे यहाँ बिल्कुल, डीजीसी है। बिल्कुल। हाँ, आप अच्छा जहाज बना रहे हैं, खराब बना रहे हैं, आप ऐसा जहाज बना दे रहे हैं जो चांद पे उतर जाएगा। अगर डीजीसीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अगर कहेगी कि उड़ सकता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप इससे नहीं हो सकती कि ये ऐसा हो गया, बोइंग ऐसा हो गया। यू हैव टू टेक द बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द कॉल। इसके सिवा कुछ नहीं है। सरकार कितना करेगी मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब तक ये अवेयरनेस हमारे आप में एज अ पैसेंजर नहीं आएगी, मुझे लगता है कि ये कुछ दिन बाद हम और आप इसको भूल जाएंगे। लेकिन एक बार फिर से बहुत ही खराब हादसा एक था। एक पैसेंजर पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैंने बहुत देखा है कि आपका 7 केजीज़ का लगेज अलाउड है। तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग 7 केजी से ज़्यादा भी लगेज लेके चलते हैं। उसमें वो जो वो केबिन इन केबिन बैगेज या जो भी है वो बैगेज के नॉर्म्स है, बैगेज में भी आपका 17 या 20 किलो जो भी है वही होना चाहिए। तो आई थिंक ये सब चीज़ें अभी स्ट्रिक्टली पैसेंजर्स को अपने तरीके से एक सेल्फ डिसिप्लिन में फॉलो करनी पड़ेगी, कि पूरा का पूरा वो लोग, क्योंकि ये जहाज में वही चीज़ है ना, 100 ग्राम भी ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा इन चीज़ों को। पैसेंजर के तौर पे भी कुछ कंप्लायंट पैसेंजर्स को भी रहना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं क्लियरली मानता हूँ एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनियाँ, ऑडिटिंग कंपनियाँ और ऑपरेटिंग कंपनियाँ, मतलब एयरलाइन, डीजीसीए जो है वो ऑडिटिंग बॉडी है, एंड आई मीन या रेगुलेटरी बॉडी है डीजीसीए, एंड ये जो एयरक्राफ्ट बनाते हैं बोइंग वाले या जो भी, इन सब का एक कंप्लायंस होना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। अगर वो जब तक कंप्लायंट अपना एयरक्राफ्ट नहीं बनाते हैं, एयरलाइन उड़ाने वाला सब जगह पे उड़ा के देख नहीं लेता है एक बार फाइनल ऑर्डर देने से पहले, उनके जी, रिप्रेजेंटेटिव्स बैठ के सब देख ले, टेक्निकल वाले, ऑपरेशंस वाले सब कंफर्टेबल है नहीं है जो भी है, तब तक मुझे लगता है इसमें आगे बिजनेस का कोई डील करना भी नहीं चाहिए। जी, ये मैं ठीक है। बहुत क्लियर हूँ इस मामले में। थैंक यू। ठीक है। थैंक यू सो मच बयान साहब फॉर जॉइनिंग। बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। थैंक सर, थैंक यू, थैंक थैंक यू।